हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल सुषमा कृष्णा में। और आज हम ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक जो है उसे पढ़ लेंगे, जिसमें एक छोटी सी केस स्टडी है जो कि भूदान और ग्रामदान से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो होगा वो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन होगा, क्योंकि इस छोटी सी केस स्टडी से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉक्सेस वाले जो होते हैं टॉपिक्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं और सीबीएसई बोर्ड उसमें से अक्सर क्वेश्चन देती है, तो इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भूदान और ग्रामदान, जैसे कि भूदान मतलब से इसका मतलब वर्ड से इसका मतलब पता लग सकता है, भू का दान करना मतलब ज़मीन का दान करना। और ग्रामदान जैसे भूमि का दान किया भूदान कहलाया, वैसे ही ग्राम का दान किया तो ग्रामदान कहलाया। ग्राम मतलब गाँव। तो यहाँ पे क्या था कि महात्मा गांधी की एक बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे, अनुयायी जिसे हम कह सकते हैं, जिनका नाम था विनोबा भावे। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में भी भाग लिया था और गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये विनोबा भावे जी आंध्र प्रदेश में पंचमपल्ली नाम की एक जगह थी, वहाँ पे ऐसे ही गांधी जी की बातों को और मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि भाषण दे रहे थे, कुछ लोगों को बता रहे थे, गांव के जो लोग थे उन लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताया जा रहा था उस टाइम में। तो उसी टाइम में वहाँ के गांव के जो लैंडलेस लेबर थे, मतलब भूमिहीन किसान जो थे, उन लोगों ने उनका लेक्चर सुनने के लिए जब वहाँ पे पहुँचे थे तो उन लोगों ने एक डिमांड रख दी कि हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है, हम लोग लैंडलेस हैं और हम लोगों को कुछ ज़मीन चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बना सकें। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया था जिसे भूदान एक्ट कहा गया है। तो ये एक्ट किसके थ्रू पास करवाया गया था, मतलब किन्होंने इस एक्ट को इनिशिएट करने में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखी, तो वो थे विनोबा भावे। यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिमांड रखी गई गांव के लोगों से कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, और बड़े बड़े किसान जो होते थे उनके पास तो बहुत बहुत एकड़ ज़मीन होती थी, 100 एकड़ 80 एकड़ ऐसे ज़मीनें होती थी, 80 to 100 एकर्स तक ज़मीन होती थी। तो अब उन लोगों की डिमांड थी कि हमारे पास तो 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, तो कम से कम हमें थोड़ी बहुत ज़मीन ज़रूर दे दी जाए। तो उन्होंने ये मतलब जो गाँव के जो लोग थे उन लोगों ने ये डिमांड अपनी विनोबा भावे जी के सामने में रखी। विनोबा भावे जी ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये एश्योर कराया कि मैं इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और उनसे संपर्क करूंगा और अपने से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनसे इस विषय पे बातें की जाएगी। तो उन्होंने इस बात के आगे बढ़ाई, और जब वो बात आगे गई गवर्नमेंट के पास और लोगों में डिस्कस हुई, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे जो इंडियंस थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन थे, ज़मींदार लोग, उन लोगों ने क्या किया, वो इस मतलब ये समझे कि हमें हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो हमें इस ज़मीन को ज़रूर दूसरों की मदद करने के लिए देना चाहिए। तो उसी टाइम में एक एक्ट भी पास कराया गवर्नमेंट में जिसे भूदान एक्ट कहा गया, जिसमें लोग अपनी खुशी से लोगों को ज़मीन दान में देते थे। तो उस टाइम में एक ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी, जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, ठीक है। ये बेटा इसको बहुत ध्यान से याद रखना, किस किस के जो मेन जो मैंने पॉइंट्स जो लगा रखे हैं इंपॉर्टेंट वो यही है। श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे वो सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ जो ज़मीन थी वो 80 लैंडलेस लेबर को दान कर दी। मतलब हर लैंडलेस लेबर के पास 1 एकड़ ज़मीन जो थी उन्होंने अपनी दान दे दी। और इस तरीके से ये जो एक्ट बना था उसको इनिशिएट किया सबसे पहले। फिर ज़मींदार लोगों ने भी अपने, क्योंकि ज़मींदार जो होते थे उनके पास बहुत बड़े बड़े गाँव होते थे, बहुत सारे कई गाँव होते थे, तो वो पूरे गाँव को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते थे। तो ज़मींदारों ने भी क्या किया कि कई गाँवों को लोगों को दान दे दिया, ठीक है। तो वो हो गया ग्राम दान, ठीक है। जो गांव दान में दी गई वो हो गई ग्राम दान। तो मैनी लैंडलेस जो लेबर थे, इस तरीके से उनको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को वेल कराने के लिए ग्राम दान और भूदान की वजह से उनको ज़मीन मिल गई और वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर कर सकते थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है कि किसने मतलब कि भूदान और ग्रामदान मूवमेंट चलाया था, तो वो थे विनोबा भावे। और ये 2012 के क्वेश्चन उसमें भी आए हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में। और इसके अलावा है, इस मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ एग्रीकल्चर पे, मतलब खेती बाड़ी के ऊपर क्या असर हुआ ग्लोबलाइजेशन का।
तो ग्लोबलाइजेशन जैसे कि आप लोगों को पता है आज से नहीं, बहुत साल पहले से चलता आ रहा है, हज़ारों साल पहले से। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तभी से हमारे इंडिया का सामान जो था दूसरे कंट्रीज में भी जाता था और दूसरे कंट्री का सामान जो था हमारे इंडिया में भी आता था। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन होता था, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ब्रिटिश और जो यूरोपियंस थे वो तो 19वीं सेंचुरी में हमारे इंडिया में इसीलिए आए थे, या 16-17 सेंचुरी से उन लोगों ने हमारे इंडिया के साथ कांटेक्ट इसीलिए बनाया था क्योंकि उन्हें बिजनेस के पर्पज़ के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से चाहिए था। तो उन्हें एज ए कॉटन जो था रॉ मटेरियल मिल जाता था, जो कि कॉटन फाइबर बनाने के लिए उनको चाहिए होता था, या फिर स्पाइसेस वगैरह भी हमारे इंडिया से दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हमारा चलता आ रहा था। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। और वो क्या चैलेंजेस थे, इसके कारण हमारी इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कि जैसे कि हमारे पास मशीनें अच्छी नहीं थी, या फिर हमारे पास टेक्निक हम कह सकते हैं अच्छी नहीं थी, और एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड एरिया था वो कम था, और फिर कम लैंड वाले एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये सारे चैलेंजेस थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसके कारण हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो यहाँ पे वही चीज़ है, पहले ये मतलब कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में इससे 1 मार्क का क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं, जिनी रेवोल्यूशन से रिलेटेड आता है, लेकिन पहले 5 मार्क का क्वेश्चन होता था। तो 5 मार्क के हिसाब से मैंने यहाँ पॉइंट्स आपको बताए हैं जो इसमें मेजर पॉइंट है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड। सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने जो सक्सेसफुली वो था कि HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, मतलब हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स को लेकर के आए, जिससे क्या था कि एक ही पेड़ के अंदर में जहाँ पे पहले कम प्रोडक्शन होता था, या पौधों में जिनसे कम प्रोडक्शन होता था, अब उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया HYV सीड्स के कारण। नेक्स्ट जो था कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, जहाँ रेलवे नहीं थी वहाँ रेलवे की सुविधा दी गई, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी वो इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया गया। इस तरीके से जहाँ पे लोगों के पास मार्केट की फैसिलिटी नहीं थी, अवेलेबल नहीं था, मार्केट अवेलेबल नहीं था, वहाँ पे सारी चीज़ों को सुधार करके मार्केट भी बनाया गया, और इस तरीके से मॉडर्न इनपुट्स वगैरह को लेकर के सामने में आए। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा वो था हमारा 1960 से 70 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाना। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इसमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन एक ही लैंड से हम कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करा सकते हैं, मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना। ग्रीन पहले ही सिग्निफाई करता है हरियाली को, तो यहाँ पे क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ किया है। उसके बाद जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वाइट रेवोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। वाइट रेवोल्यूशन में क्या है, जैसे वाइट कलर किसके लिए होता है, दूध के लिए या फिर अंडों के प्रोडक्शन के लिए। तो वाइट कलर से मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। तो मिल्क के प्रोडक्शन में क्या किया कि जैसे कि ये गाय या भैंस जो है इनके दूध को इनसे अच्छी ब्रीडिंग करा करके उनके मिल्क को बढ़ाने वाले क्वालिटी वाले वो इस क्वालिटी के जो गाय और भैंस में ब्रीडिंग कराई गई, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू जो होता है वो आसमानी रंग किसके लिए होगा, नदी या तो आसमान, है ना। तो हम यहाँ पे रिवर को ले सकते हैं। तो रिवर को इसलिए लिया जाता है क्योंकि इससे फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। ब्लू कलर से क्या, फिश मार्केट या फिश प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन लेके आए। येलो रेवोल्यूशन भी है यहाँ पे। येलो रेवोल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे सरसों तेल आप लोगों को, ठीक है, येलो कलर का क्या होता है, तेल होता है। तो ऑयल सीड्स के लिए येलो रेवोल्यूशन लेकर के आए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हो और तेल वगैरह की हमारे यहाँ कमी ना हो। इस तरीके से कई जो रेवोल्यूशंस जो आए इनके कारण हमने अपनी इकोनॉमी को कंडीशन या फिर हमारे जो ग्लोबलाइजेशन का जो पर्पस जो डिक्लाइन हो रहा था या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे थे वो सारे चैलेंजेस को हमने ख़त्म किया। फिर है एक्सपोर्ट किया हमने बहुत सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को, और इस तरीके से लिबरलाइज़ किया अपने कंट्री को, और एक जिनी रेवोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया। और जिनी रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई। इससे क्या था कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब रॉ मटेरियल भी अवेलेबल कराए, जिससे कि इंडस्ट्रियल मार्केट में भी अच्छा प्रोडक्शन हो सके, और फिर एग्रीकल्चर में भी इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है, ये आ सके। थैंक यू। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारी असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, फिर फिलिंग द ब्लैंक से भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी एक बनाऊंगी, मतलब वीडियो बनाऊंगी। उससे 45 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मतलब 2012 से लेकर के 2017 तक के बीच में जो आए हैं वो सारे होंगे। सारे क्वेश्चंस जो
45 हैं वो सारे पूछे हुए हैं हमारे पीछे कई जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं उसमें। थैंक यू।